कुमार एक किसान था। उसके तरबूज के खेत थे। गर्मी के मौसम में उसके पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज दिखाई देते थे। देख कुमार, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। मीठे मीठे तरबूज। वो तो है पिताजी। तरबूज उगाने का अलग ही मजा है बेटा। इसलिए तो मैं भी आपकी तरह तरबूज ही उगाऊंगा। ये हुई ना बात, तू अपनी खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल पिताजी। खेतों का काम खत्म करके शरद और कुमार दोनों घर लौटे। सुना तुमने छाया, शायद मेरी तरह किसान बनेगा और वो भी तरबूज ही उगाएगा। सोचा था तू भी पढ़ लिख कर कुछ अलग करेगा, पर तू भी खेती ही करेगा। माँ, मुझे तरबूज की खेती करना पसंद है। वो सब तो ठीक है, पर अगर तू पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगा तो तू अच्छे पैसे कमाएगा। क्या जरूरत है तुझे उस मिट्टी में दिन भर मजदूरी करने की। तुम नहीं समझोगी माँ। और रही बात पैसों की, तो पैसे तो मैं बहुत कमाऊंगा। तुम्हें बंगला बनवा कर दूंगा, बंगला। किसान कभी बंगले बांध सकते हैं क्या? मैं जरूर बांधूंगा, तुम देख लेना। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। दिखा देना अपनी माँ को कि किसान भी अमीर बन सकते हैं। हाँ दिखाना, दोनों मिलकर दिखाना। पिताजी, मैं कृषि विज्ञान सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फसल को और बेहतर बना सकूं। ठीक है, तो तुम दाखिला ले लो। ठीक है पिताजी। कुछ ही दिनों में कुमार को कृषि महाविद्यालय में दाखला मिल गया और वो गांव से दूर महाविद्यालय के हॉस्टल में रहने लगा। कुमार को ये महाविद्यालय बहुत पसंद था। तरह तरह के पौधे, फूल और भी बहुत कुछ। जब भी उसे घर से कॉल आता, बहुत अच्छा है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है पिताजी। यहाँ कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं। अच्छा है, खुशी है कि तुझे सब कुछ तेरी मर्जी के जैसे ही मिल रहा है। हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। अब बस तरबूज की फसल बेहतर कैसे करते हैं वो सीखना है। एक दिन कुमार इंटरनेट पे तरबूजों की जानकारी देख ही रहा था कि उसका ध्यान एक दिल के आकार वाले तरबूज पर पड़ा। अरे वाह, ये तो दिल के आकार का तरबूज है। क्या ऐसे भी तरबूज उग सकते हैं? कुमार ने और सर्च किया तो उसे चाइना के तरबूज के खेत दिखे, जहां छोटे तरबूज के ऊपर बस एक प्लास्टिक का ढांचा लगाने से तरबूज दिल के आकार के ही उगते हैं। ये तो हम भी कर सकते हैं, पर ये ढांचा कहाँ मिलेगा? जरूर प्रोफेसर को पता होगा। कुमार अपने प्रोफेसर से मिलने गया। सर, मैंने बताया था ना कि हमारी तरबूज की खेती है, तो मुझे ये चाहिए, ये ढांचा जिससे दिल के आकार के तरबूज उगते हैं। इंडिया में तो कोई कंपनी ये नहीं बनाती, पर मेरा एक दोस्त है, उसकी प्लास्टिक कंपनी है। हम इस बारे में बात कर सकते हैं, वो जरूर ये बना देंगे। प्रोफेसर ने अपने दोस्त को कॉल लगाया और उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई। मैं तुझे फोटो और डेमिनेशंस भेज रहा हूँ, हूबहू वैसे ही चाहिए। कितने पीस चाहिए कुमार? 100 पीसेस। 100 पीसेस? कितना दाम होगा? ठीक है, चलेगा। मैंने ऑर्डर दे दिया है। बनकर आने में 2 हफ्ते लगेंगे और 100 पीसेस के 5000 रुपए हुए हैं। चलेगा सर, आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। मैंने तो बस तेरी मदद की। तू अपने पिताजी की मदद करना चाहता है ना? और मेरा तो काम ही है स्टूडेंट्स की मदद करना। अब इंतजार करो। अगले 15 दिनों तक कुमार बेसब्री से इंतजार करता रहा। 15 दिनों बाद कुमार का पार्सल आ गया। उसने प्रोफेसर को 5000 रुपए दे दिए। ऑल द बेस्ट कुमार। थैंक यू सर। प्रोफेसर से सारे ढांचे लेकर कुमार अपने गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वो सीधा अपने खेतों में गया और वहां उसने हर छोटे तरबूज पर वो दिल के आकार का ढांचा लगा दिया। ये सब तू क्या कर रहा है? देखते जाइए पिताजी, बड़ी कमाल की चीज है ये। पर ये सब है क्या? आपके अमीर बनने का नुस्खा। ये सब तू क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कीजिए पिताजी, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों तक कुमार रोज तरबूजों की जांच करता, पौधों का ख्याल रख रहा था और लगभग 1 महीने बाद
कुमार के खेत में दिल के आकार के ही तरबूज थे। ये देखिए पिताजी, ये तो बिल्कुल दिल के आकार का है। हाँ, पर इसके आकार से हमें क्या फायदा? तरबूज तो तरबूज ही है ना। हाँ, लेकिन अब ये तरबूज स्पेशल हैं। आपके तरबूज पहले 30 रुपए में बिकते थे ना, अब ये 300 रुपए में बिकेगा। कौन खरीदेगा इसे 300 रुपए में? वो भी मैंने सोच लिया है। अब सारे तरबूज टेम्पो में भरने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है। कुमार और शरद ने मिलकर सारे दिल वाले तरबूज तोड़ लिए। उन्हें अपनी टेम्पो में भरकर बाप बेटे शहर आए। टेम्पो एक मॉल के बाहर रुका और वो लोग मैनेजर से मिलने अंदर गए। सर, हम किसान हैं और हमारे पास स्पेशल हार्ट शेप का तरबूज है। कुमार ने उन्हें अपने तरबूज दिखाए। मैंने ऐसे अनोखे तरबूज पहली बार देखे हैं। क्या दाम है इनका? 300 रुपए पर पीस। ठीक है, पर पहले मुझे बस 10 ही पीस चाहिए। अगर ये 10 पीस बिक गए तो मैं सारे के सारे खरीद लूंगा। ठीक है सर, आप 10 पीसेस बेचने लग जाइए, हम यहीं इंतजार करते हैं। मॉल में काम करने वाले लोगों ने वो दिल के आकार के तरबूजों को सबके सामने लगा दिया। जो भी मॉल में आ रहा था वो तरबूज देखकर रुक जाता। आखिर कुछ देर बाद एक औरत ने 2 तरबूज खरीदी। फिर कुछ और लोगों ने तरबूज खरीदे। महज 1 घंटे में 10 तरबूज बिक गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे यकीन था सर। मैनेजर ने कुमार से सारे तरबूज खरीद लिए और उसे 30,000 रुपए दे दिए। कुमार ने सारे पैसे अपने पिताजी को दे दिए। पहली बार में 100 तरबूज बेचकर इतने पैसे मिले हैं। 30,000। गांव में 3,000 मिल जाएं तो ये भी बहुत था। ये तो 10 गुना है बेटा। पिताजी, अब आपको हजारों उगाने पड़ेंगे। अब हर जगह आपका ही नाम होगा। टीवी पर, न्यूज पर, दिल वाले तरबूज उगाने वाले किसान शरद जी। अच्छा? हाँ, मैं और ढांचों का ऑर्डर कर देता हूँ। कुमार ने अपने प्रोफेसर से और ढांचे मंगवाए और फिर शरद के साथ साथ उसके भाइयों ने भी दिल के आकार के तरबूज उगाना शुरू कर दिया। यहाँ दिल के आकार के तरबूज फेमस हो गए। हर न्यूज और इंटरनेट पे वही चल रहा था। जैसे ही मॉल में दिल वाले तरबूज आते, सारे हाथों हाथ बिक जाया करते थे। मॉल वालों को और शरद को बहुत मुनाफा होने लगा। कुछ ही महीनों में शरद ने नए खेत खरीदे और वहाँ भी तरबूजों की खेती करने लगा। हम तो सच में अमीर बन गए कुमार। तूने सच ही कहा था कि एक दिन तू बहुत पैसे कमाएगा। मुझे लगा था किसानी में पैसे नहीं है, पर तूने मुझे गलत साबित कर ही दिया। पर मैं खुश हूँ कि तू सफल रहा। ये सब आपकी दुआ है माँ। अब मुझे कल से वापस महाविद्यालय लौटना है और भी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है। हाँ हाँ, अच्छे से सीख और मेरा नाम रोशन कर। अगले दिन शरद वापस अपने महाविद्यालय में लौट आया। यहाँ वो वनस्पति शास्त्र सीखने लगा और वहाँ गांव में उसके पिताजी दूसरे किसानों को तरबूजों पर ढांचा लगाना सिखाने लगे। कुमार की एक छोटी सी खोज से उसके पिताजी और कई और तरबूज की खेती करने वाले किसानों की जिंदगी बदल गई। दिल वाले तरबूज मशहूर हो गए और इन्हें बेचकर गरीब किसान अमीर हो गए। खड़गपुर नाम के गांव में ढोंडू नाम का नमूना रहता था, जो किसी की सुनता नहीं था। हमेशा अपनी मनमानी करता था और फंस जाता था। क्यों रे ढोंडू, कैसी है भैंस की तबीयत? चाचा, भैंस तो मर गई। क्या डॉक्टर को नहीं बुलाया था? डॉक्टर आता तो 200-400 का खर्चा हो जाता। अरे पागल, अब 2 लाख का नुकसान हो गया, उसका क्या? मनमानी करेगा तो नुकसान मिलेगा। गर्मियां शुरू होने वाली थीं। ढोंडू ने वाटरमेलन की खेती करनी चाहिए। बाजार से बीज लेकर आया और खेत बो दिए। कंपोस्ट और सिंचाई का भी अच्छे से ख्याल रखा और कुछ दिनों बाद
खेत में वाटरमेलन की बेल फैलने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ढोंढू खेत आया तो उसने देखा एक भी बेल को फल नहीं लगा था। ये देखकर ढोंढू परेशान हो गया। बीज ही नकली था, एक भी फल नहीं आया। अब तो सारे बेल उखाड़ फेंकने होंगे। ऐसा कहकर ढोंढू सारी बेल उखाड़कर फेंकने लगा। एक आखिरी बेल बची थी। ढोंढू उसे भी उखाड़ने वाला था कि उसकी नजर बेल पर लटके एक छोटे वाटरमेलन पर पड़ी। ये बेल रहने देता हूँ, फल बड़ा हो जाएगा तो खाने के काम आएगा। ऐसा कहकर ढोंढू घर चला आया। कुछ दिन बीत गए। बेल पर लटका वाटरमेलन बड़ा होने लगा, रोज रोज बढ़ने लगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पहाड़ जैसा बड़ा हो गया। ढोंढू खेत आया तो वाटरमेलन को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी खुशी आसमान छू गई। वाटरमेलन पर चढ़कर ढोंढू नाचने लगा और चिल्लाने लगा। ढोंढू की आवाज सुनकर सारा गांव उसके खेत पहुंचा और वाटरमेलन को देखकर चकित हो गया। ये वाटरमेलन है या पहाड़? ऐसा वाटरमेलन जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर क्या था, अड़ोस पड़ोस के गांव में भी बात फैल गई और कुछ व्यापारी वाटरमेलन की बोली लगाने ढोंढू के खेत पहुंचे। बोली लगने लगी और आंकड़ा 2 लाख पर आकर रुक गया। 2 लाख देता हूँ, बेचोगे? पागल हो गए हो क्या? साइज देखी है? साइज ही तो दिक्कत है। काटना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, नहीं बिका तो स्टोर करना पड़ेगा। हमारे भी तो खर्चे बढ़ेंगे। 2 लाख में डन कर दो। फिर भी ढोंढू नहीं माना और व्यापारी चले गए। एक दिन ढोंढू अपने दोस्त के वाटरमेलन शॉप पर परेशान बैठा था। उसका दोस्त कस्टमर को वाटरमेलन बेच रहा था। क्यों रे, लाल तो है ना अंदर से? अरे मुझे क्या पता, मैंने क्या अंदर घुसकर देखा है? सुनते ही ढोंढू के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। ढोंढू दोस्त से बोला, लोग वाटरमेलन क्यों खाते हैं? गर्मी भगाने के लिए। गर्मी भगाने के लिए वाटरमेलन खा सकते हैं तो वाटरमेलन में रह भी तो सकते हैं। फिर क्या, ढोंढू वहाँ से भागा और कारीगर के साथ खेत पहुंचा। वाटरमेलन में एक हाउस बना दो, लोग इसे खाने नहीं इसमें रहने आएंगे। कारीगरों ने काम शुरू किया। दिन रात काम करते करते एक हफ्ते के अंदर वाटरमेलन में 100-200 कमरे बनकर तैयार हो गए। फिर क्या था, ढोंढू ने जगह जगह वाटरमेलन हाउस की जमकर पब्लिसिटी करना शुरू कर दिया। एक दिन ढोंढू वाटरमेलन हाउस के सामने खड़ा था। तभी वहाँ एक आलीशान कार आकर रुक गई। कार से एक कपल उतरकर ढोंढू के पास आया। ढोंढू आप ही हो? जी कहिए। हमारी नई नई शादी हुई है। हम अपना हनीमून कुल्लू मनाली नहीं, आपकी वाटरमेलन हाउस में मनाना चाहते हैं। एक दिन का कितना चार्ज लगेगा? 2 लाख। फिर क्या था, कपल ने 2 लाख दिए और दोनों वाटरमेलन हाउस में आकर हनीमून मनाने लगे। फिर ढोंढू ने वाटरमेलन हाउस में एक रेस्टोरेंट भी खोला और उसका मुनाफा बढ़ने लगा। बड़े बड़े एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स, नेता लोग और फॉरेनर्स हनीमून मनाने वाटरमेलन हाउस आने लगे और ढोंढू अरबपति बन गया। एक दिन एक म्यूजियम के कुछ लोग ढोंढू के पास आए और बोले, हम ये वाटरमेलन हाउस म्यूजियम में रखेंगे। बोलो क्या कीमत चाहते हो? मैं बेचना नहीं चाहता। बेच दो, वैसे भी बरसात में यहाँ कोई नहीं आएगा।
और ये पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। हम तकनीक से इसे हजारों साल संभाल कर रखेंगे। फिर भी ढोंडू नहीं माना और जो होना था वही हुआ। गर्मियां खत्म होते ही बरसात बरसने लगी और वाटरमेलन हाउस को ताला लगाना पड़ा। अब कोई वाटरमेलन हाउस नहीं आना चाहता था। बरसात की वजह से ढोंडू भी 2 हफ्ते घर में ही कैद रहा। जैसे ही बरसात थम गई, ढोंडू खेत पहुंचा। पहुंचकर उसने देखा वाटरमेलन हाउस जमीन पर गिर चुका था। भयानक बदबू आ रही थी। ये देखकर ढोंडू छाती पीट पीट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। म्यूजियम वालों की बात मानता तो पैसे भी मिलते और प्रतिष्ठा भी। अब तो सब खत्म हो गया। ढोंडू जोर। इस प्रकार ढोंडू की मनमानी उसकी बर्बादी का कारण बन गई। रामनगर में अमित अपने बड़े भाई सुमित के साथ रहता है। अमित के मम्मी पापा बचपन में ही गुजर चुके हैं और अब सुमित ही उसका पालन पोषण करता है। एक दिन अमित की आंखों में आंसू देखकर सुमित उससे पूछता है, क्या हुआ छोटे, तुम रो रहे हो? कुछ नहीं भैया। क्या तुम्हें मम्मी पापा की याद आ रही है? नहीं तो, मेरे तो मम्मी और पापा दोनों आप ही हो। मुझे किसी की याद नहीं आ रही। इतना कहकर अमित अपने बड़े भाई सुमित के गले लग जाता है। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं आप भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अमित और उसका भाई दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अमित स्कूल के लिए तैयार होता है। उसका भाई सुमित उसे हमेशा अपनी स्कूटी पर स्कूल छोड़ने जाता है। भैया, हेलमेट पहन लो। तुम्हारे स्कूल के रास्ते में पुलिस वाले नहीं मिलेंगे। भैया, हेलमेट पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए है। अरे यार, लगता है तुम मुझसे भी बड़ा हो गया है। अपने छोटे भाई अमित की बात मानते हुए सुमित हेलमेट पहन लेता है। देखा, आप हेलमेट में कितने अच्छे लग रहे हो। ठीक है, अब बैठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अमित को स्कूल छोड़ने के बाद सुमित स्कूटी लेकर घर वापस आ जाता है। शाम को सुमित स्कूटी लेकर अमित को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है, पर उसने हेलमेट नहीं पहनी है। रास्ते में चलते हुए बहुत तेज बारिश होती है, जिससे सड़क पर फिसलन हो जाती है। ओहो, ये बारिश तो बढ़ती जा रही है। अब तो तेज चलना पड़ेगा। सुमित स्कूटी और तेज चलाता है। फिसलन की वजह से सुमित की स्कूटी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। उसकी स्कूटी सड़क पर रगड़ते हुए बहुत दूर तक जाती है, जिससे उसके सिर में बहुत चोट लग जाती है और सिर से खून बहने लगता है। तभी वहाँ से एक कार गुजर रही होती है। कार में बैठा आदमी सुमित को गिरा हुआ देखकर उसके पास आता है। अरे, इसको तो बहुत चोट लगी है, इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये आदमी सुमित को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और सुमित को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दूसरी तरफ सुमित का छोटा भाई अमित स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसका इंतजार कर रहा है। आज बहुत देर हो गई, भैया कहाँ चले गए? बारिश भी तेज हो रही है, लगता है भैया की स्कूटी खराब हो गई। अमित पैदल ही घर की तरफ चल पड़ता है, पर अभी भी धीमी धीमी बारिश हो रही है और वो भीगते हुए घर पहुंच जाता है। वो सुमित को बहुत ढूंढता है, पर उसे सुमित कहीं भी नहीं मिलता। तब उसे कहीं से पता चलता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। अमित दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। भैया, भैया आप कैसे हैं? और ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप कैसे हैं भैया? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं आपका छोटा भाई अमित हूँ। मैं कौन हूँ? अरे तुम कौन हो?
मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी डॉक्टर आते हैं। इनके सिर पर चोट लगने से इनकी याददाश्त जा चुकी है और ये अब सब कुछ भूल चुके हैं। ये सुनकर अमित रोने लगता है और वापस घर आ जाता है। काश मेरे भैया ने हेलमेट पहनी होती तो उनके सिर पर चोट नहीं लगती और आज वो मुझसे दूर नहीं होते। अब मैं किसी को भी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी नहीं चलाने दूंगा। हर किसी को हेलमेट पहनाऊंगा। वो रात को टीवी पर कार्टून देखता है कि एक मजदूर एक खदान में पत्थरों से बचने के लिए तरबूज का हेलमेट बनाता है। वहाँ से उसके दिमाग में आइडिया आता है, अब मैं भी तरबूज का हेलमेट बनाऊंगा और लोगों को गिफ्ट करूंगा। अमित बाजार से बहुत सारी तरबूज खरीद कर ले आता है और उसके अंदर का गूदा निकालकर उनसे हेलमेट बनाता है। इसी तरह अमित दिन भर मेहनत करके बहुत सारे हेलमेट बनाता है और उन्हें लेकर वो सड़क पर चला जाता है। अब उसे सड़क पर जो भी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी चलाता हुआ दिखता है, वो उन्हें अपना बनाया हुआ तरबूज का हेलमेट देता है। ये लो, हेलमेट पहन लो। अमित को ऐसा करते हुए ट्रैफिक पुलिस वाले देखते हैं और उसके पास आते हैं। ये क्या कर रहे हो बेटा? एक्सीडेंट में मेरे भाई की याददाश्त चली गई। अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता तो ये सब नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद सभी लोग टू व्हीलर गाड़ी चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने। ये लो, ये असली हेलमेट है, इनको बांटो। ये अच्छे, मजबूत और टिकाऊ है। अमित इन हेलमेट को लेकर यहाँ से चला जाता है और लोगों को अब असली हेलमेट बांटने लगता है। देखो, एक छोटे बच्चे की कितनी अच्छी सोच है। हम इसकी सोच को आगे बढ़ाएंगे। अब ट्रैफिक पुलिस वाले बिना हेलमेट के यात्रियों का चालान काटने की बजाय उन्हें हेलमेट देने लगते हैं। अमित और ट्रैफिक पुलिस वालों को तरबूज का हेलमेट बांटते हुए मीडिया वाले देख लेते हैं और इस खबर को सभी समाचार चैनलों पर दिखाने लगते हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे देश भर में फैल जाती है, जिससे सरकार भी सभी टू व्हीलर वाहनों की कंपनियों को आदेश देती है कि वो आज से किसी भी नए वाहन को बेचे तो हेलमेट भी साथ में दे और जो वाहन पहले बिक चुके हैं हर कंपनी अपने अपने ग्राहक को एक एक हेलमेट गिफ्ट करे। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। आज से सब लोग हेलमेट पहनेंगे। और पूरे देश में सभी लोग हेलमेट पहनकर वाहन चलाने लगते हैं। देखना, अब हमारे देश में एक्सीडेंट से बहुत कम लोग मरेंगे। हेलमेट पहनने की ये पहल अमित ने शुरू की और पैसे न होते हुए भी लोगों को तरबूज का हेलमेट बनाकर दिया। इसलिए अमित अब पूरे देश में तरबूज हेलमेट वाले के नाम से फेमस हो जाता है। सरकार अमित को इस काम के लिए इनाम देती है और साथ ही उसके भाई का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। अब उसके भाई की याददाश्त वापस आ जाती है। अमित अपने बड़े भाई सुमित से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। अमित को आता हुआ देख सुमित दौड़ते हुए उसके गले लग जाता है। कैसा है छोटू? मैं ठीक हूँ भैया, और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देख, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सुमित के ठीक होने की खुशी में अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ रे पगले, अब क्यों रो रहा है? आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं। आज से मैं तेरी हर बात मानूंगा और कभी भी बिना हेलमेट पहने गाड़ी नहीं चलाऊंगा और ना ही किसी को चलाने दूंगा। अब अमित और सुमित घर आ जाते हैं और दोनों मिलकर एक हेलमेट की बड़ी सी दुकान खोलते हैं और उस दुकान का नाम तरबूज हेलमेट वाला रखते हैं। सीख, हमारे देश में हर दिन कई हजार लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अगर सभी लोग टू व्हीलर वाहनों में हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या को बहुत कम किया जा सकता है। ये कहानी है केरला के एक छोटे से गांव की,
जहाँ के सभी लोग अपने खेतों में अनाज के बजाय नारियल के पेड़ उगाते हैं। संदो, ओ संदो, कहाँ हो आज सुबह से? देखे नहीं रहे? अरे अन्ना, मैं आज बीमार था। क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? कल रात बारिश में भीग गया था तो गीले कपड़ों में ही सो गया और सुबह उठा तो देखा पूरा बदन दर्द कर रहा था। सेहत का खास ध्यान रखा करो और बारिश में जरा कम भीगा करो। अरे अन्ना, आपको तो पता ही है हमारे गांव में कैसी बारिशें होती हैं। अभी आपको धूप दिखाई देगी और कुछ ही देर में अचानक से आसमान में बादल और हो गई बारिश शुरू। इसीलिए तो सबसे यही कहता फिरता हूँ कि चाहे कड़ी धूप ही क्यों ना हो, घर से निकलो तो बरसाती साथ में रखा करो जी। क्या पता कब बादल मेहरबान हो जाए, कोई जानता थोड़ी ना जी। और बताइए, क्या किया आपने आज दिन भर? खेतों में नारियल के पौधे लगाने गया था। और तुम कब कर रहे हो नए पौधों की रोपाई? कल तक तबीयत ठीक हो जाए तो कल से ही काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास कुछ पौधे बचे हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। कल सुबह आकर ले लेना मुझसे। ठीक है अन्ना। अन्ना अपने घर की तरफ चला जाता है। जाकर खेतों की जांच करके आता हूँ कि कितने पौधे लगेंगे। संधू अपने खेतों की तरफ जाता है, जहाँ रास्ते में उसको नारायणी मिलती है। अब तबीयत कैसी है संधू? अन्ना बता रहे थे कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है। हाँ, अब कुछ ठीक है। तुम कहाँ से आ रही हो? बाबा के साथ खेतों में पौधों की रुपाई के लिए गई थी। मैं भी खेतों की तरफ ही जा रहा हूँ। बस जरा अनुमान लगा लूं कि कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अरे हाँ, बाबा ने कहा है कि जब तुम्हारा खुद का पक्का घर होगा ना, तभी तुमसे मेरी शादी करवाएंगे, नहीं तो बाबा मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे। बाबा से कहना कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इस साल के आखिर तक मेरा खुद का पक्का मकान बन जाएगा। कोई नया रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर संधू अपने खेतों की तरफ चला जाता है और नारायणी अपने घर के लिए चली जाती है। नारायणी की बातों से अब संधू थोड़ा परेशान हो गया है। उसको अब जल्दी ही पक्का मकान बनवाना होगा। इस साल भी अगर खुद का पक्का घर नहीं बना पाया ना, तो नारायणी से शादी नहीं हो पाएगी। इस बार तो कड़ी मेहनत करके खूब सारे नारियल उगाने पड़ेंगे। संधू खेतों में जाता है और नाप लेकर आता है कि वो कितनी कितनी दूरी पर पौधों की रुपाई करेगा। घर आकर वो खाना बनाता है और खाना खाकर सोने चला जाता है। कल सुबह जल्दी उठकर खेत जाना है, इसीलिए अभी जल्दी सो जाता हूँ। संधू दिया बुझाकर सो जाता है। अगली सुबह वो जल्दी उठता है और पौधे लेने के लिए अन्ना के घर चला जाता है। अन्ना, ओ अन्ना, मैं आया हूँ, नारियल के पौधे दे दो। अरे अंदर आ जाओ जी, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तुम भी कुछ नाश्ता कर लो, फिर ले जाना पौधे। नहीं अन्ना, मुझे देर हो रही है। आ जाओ जी, शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हारा ही घर जी। ये लो बेटी, उसको ये नाश्ता बाहर ही दे दो, अंदर है तो वो आएगा नहीं। ठीक है पिताजी। सरोजनी एक थाली में इडली, वड़ा और चटनी लेकर बाहर आती है और संधू को देती है। ये लीजिए भैया, नाश्ता कर लीजिए। और नाश्ता करने लगता है। कुछ देर में नाश्ता करने के बाद अन्ना भी बाहर आ जाते हैं। हो गया नाश्ता, आ जाओ, मैं तुम्हें नारियल के पौधे दे देता हूँ। अन्ना संधू को नारियल के पौधे देते हैं और संधू उन पौधों को लेकर अपने खेतों में रोप देता है। इस बार तो अच्छे से मेहनत करनी होगी, तभी जाकर घर बनाने के लिए पैसे जुटा पाऊंगा। संधू पौधे रोपने के बाद उनकी जड़ों में छोटे छोटे गड्ढे करके खाद और पानी डालता है ताकि वो जल्दी से बड़े हो जाएं। अब संधू हर दिन अपने खेत में जाता है और पौधों को पानी देता है। नारियल के पेड़ तो अच्छे से बढ़ रहे हैं, इस बार खूब नारियल बेचूंगा। कुछ दिनों में सभी पौधों पर नारियल लग जाते हैं। ट्रक वाला आया है नारियल खरीदने के लिए, चलो जल्दी से पेड़ों से नारियल तोड़ लो जी। नहीं अन्ना, इस बार मैं ट्रक वाले को नारियल नहीं बेचूंगा। वो हमसे 10 रुपए में एक नारियल खरीदता है और शहर जाकर दुकान वालों को एक नारियल 50 रुपए में बेचता है। एक नारियल पर सीधे 40 रुपए का मुनाफा जी। वही तो, साल भर मेहनत करे हम लोग और मुनाफा कमाए ये बीच वाले। वैसे भी मुझे इस साल ज्यादा पैसों की जरूरत है, पक्का घर जो बनाना है। मेरे भी बेटी की शादी जी, और मैं सोच रहा था कि साहूकार से कर्ज ले लूं, पर अगर मैं भी शहर जाकर नारियल बेचूं
तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं जी। अन्ना और संधू दोनों अपने खेतों में उगाए नारियल को तोड़ते हैं और बोरे में भरकर शहर ले जाकर बेचते हैं, जिससे दोनों अच्छे पैसे कमा लेते हैं। पैसे जमा करके संधू अपना एक खुद का पक्के का मकान बना लेता है और अन्ना अपनी बेटी सरोजनी की शादी कर देते हैं। अब तो पक्का मकान भी बना लिया। नारायणी के पिताजी से शादी की बात करनी होगी। संधू नारायणी के घर जाता है और अपनी शादी की बात करता है। पक्का मकान बनाने से अब नारायणी के पिताजी इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। अरे ये बारिश इतनी तेज कैसे होने लगी? संधू देखता है कि उसके गांव में तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है और देखते ही देखते बारिश का पानी जमा होने लगता है। अब क्या करेंगे? कल शादी का दिन है और आज इतनी तेज बारिश से पूरे गांव में पानी भर गया है। पहले खुद की जान बचाने के बारे में सोचो। बाढ़ से घर डूबने लगे हैं। हम जिंदा रहेंगे तो कभी भी शादी कर सकते हैं। जैसे जैसे बारिश तेज होती है और समय बीतने लगता है, बाढ़ का पानी घरों के अंदर भी जाने लगता है और घर टूटने लगते हैं। जल्दी यहाँ से निकलो बेटा, हमारा घर भी बहने वाला है। मंदिर की तरफ चलो। अन्ना वो अपनी बेटी को लेकर मंदिर में जाता है, जहाँ सभी गांव वालों ने शरण ली है। मंदिर वैसे तो गांव के निचले हिस्से में है, पर तब भी बाढ़ के पानी का वहाँ पर कोई असर नहीं दिख रहा है। आओ, मेरा हाथ पकड़ लो। पानी का बहाव बहुत तेज है। संधू अपनी जान पर खेलकर नारायणी और उसके पिताजी को लेकर मंदिर में जाता है। अब सभी गांव वाले बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे पानी कम होता है, पर गांव वालों के घर पानी के साथ टूटकर बह गए हैं, इसलिए सभी लोग बेघर हो जाते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके अपना खुद का पक्का घर बनाया था और आज वो घर मेरी ही आंखों के सामने बह गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। हम सब लोगों के घर भी बाढ़ में बह गए जी। तुम अकेला ही बेघर नहीं हुआ जी। ऊपर वाले की कृपा है कि किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ जी। सही कहा आपने अन्ना, जिंदा है इतना ही काफी है। घर तो हम दूसरा भी बना सकते हैं। तभी वहाँ पर नारायणी और उसके पिताजी आते हैं। अब तो मेरे पास मेरा कच्चा घर भी नहीं बचा है, तो क्या अब आप नारायणी से मेरी शादी नहीं करवाएंगे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम एक मेहनती लड़के हो, आज नहीं तो कल खुद का घर फिर से बना लोगे। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा मेहनती दामाद मिला है। जिसने इस आपदा के समय में हमको शरण दी, आओ उन्हें धन्यवाद करें जी। सभी गांव वाले अब मंदिर के आंगन में इकट्ठा होते हैं और अयप्पा स्वामी की पूजा अर्चना करते हैं। हे स्वामी, आपने हम सभी को अपने घर में शरण दी, इसके लिए हम सभी गांव वाले आपके आभारी जी। पर हम कितने दिन और यहाँ रहेंगे? हे स्वामी, हम लोग फिर से मेहनत करके खुद का घर बना सकते हैं, पर बाढ़ से हमारे खेत भी बह गए हैं। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और मंदिर के प्रांगण में लगा एक नारियल का पेड़ तेजी से हिलने लगता है। उसमें से एक बड़ा सा नारियल नीचे गिरता है और उसके 2 टुकड़े होते हैं। वो नारियल देखते ही देखते एक बड़े से गांव में बदल जाता है, जहां पर सभी लोगों के लिए एक एक घर और खेत भी बन जाते हैं। स्वामी की जय हो। मुझे पता था कि स्वामी आप हमारे सर पर छत जरूर देंगे। अब सभी लोग अपने लिए एक एक घर चुन लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। नारियल से बने इस गांव में चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हैं, ताकि कभी भी अगर बाढ़ आए तो बाढ़ का पानी गांव में ना आ सके। इस बार मैं नारियल के साथ साथ अपने खेतों में अनाज भी उगाऊंगा। नारायणी के पिताजी नारायणी और संधू की शादी बड़े धूमधाम से करवाते हैं, जिसमें सभी गांव वाले शामिल होते हैं। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में 2 आदमी एक दूसरे के पड़ोसी थे। उनका नाम था मन्नू और धानु। दोनों की ही छोटी छोटी झोपड़ियां थीं।
बीच के सामने, जिसमें दोनों अपनी बीवियों के साथ रहते थे। दोनों ने ही अपने अपने छोटे से कमरे बनाए हुए थे। मन्नू गरीबी के कारण दुखी रहता था। अक्सर उन्हें भूखा रहना पड़ता था, इसीलिए हमेशा पूजा पाठ करता। एक दिन एक पेड़ के देवता उसकी पूजा से खुश हो गए और उसके पास आए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए भले आदमी? ओ ओ ओ भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन जल्दी से बताओ तुम चाहते क्या हो? मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ भगवान। तथास्तु। सच में? लेकिन याद रहे, अमीरी इतनी आसानी से नहीं आती। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम्हारी अमीरी तुम्हें कैसे मिलेगी, उसे तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। ठीक है भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनु के बरामदे में बहुत लंबे लंबे नारियल के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन उसने इन पेड़ों के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया था। जल्दी ही ये नारियल पकने वाले हैं, क्यों ना इस बार इन्हें तोड़कर बेचाओ, इससे हमें पैसे मिल जाएंगे। ओ भाग्यवान, अब हमें नारियलों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही हम अमीर आदमी बनने वाले हैं, बस देखती जाओ। ओ लेकिन मनु को नहीं पता था कि भगवान ने अपनी कृपा इन्हीं नारियल पर की थी। इसके जरिए भगवान परीक्षा लेना चाहते थे। ओह, बड़ी अजीब बात है। कल तक तो ये नारियल छोटे छोटे थे, लेकिन आज ये बिल्कुल पके हुए लग रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? सच? क्या ये सच में इतनी जल्दी पक गए हैं? हाँ, तुम्हें ऊपर जाकर इन्हें तोड़कर लाना चाहिए। जाओ, इन्हें बाजार में बेच आओ। आज ही करना पड़ेगा, आज मन नहीं है। लेकिन नारियल पक गए हैं, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। नहीं, आज मेरा काम करने का मन नहीं है और नारियल भाग थोड़े ही जाएंगे, ये मैं कल करूँगा। खैर, क्या आज तक किसी आलसी आदमी से कोई काम करा पाया है? लेकिन जब मनु अपना आलसीपना दिखा रहा था, उसी रात धानु अपने बरामदे में बैठा था। दम दीदा, कितनी खूबसूरत रात है। ऐसी रातों में चमत्कार होते हैं। काश आज मेरे साथ भी कोई बढ़िया चमत्कार हो जाए। काश मुझे भी आज कुछ छप्पर फाड़ के मिल जाए। ये क्या था? क्या ये तो नारियल है, इतना पका हुआ है, इसमें तो बहुत मीठा पानी निकलेगा। वाह वाह वाह, 2 नारियल, दोनों मेरे ही बरामदे में आकर गिरे हैं। अब तो दोनों मेरे हैं। चलो, मनु को पता भी नहीं चलेगा। तुम मेरे लिए क्या लाए हो? नारियल? हाँ भाग्यवान, ये दोनों मनु के पेड़ से गिरे हैं। ये हमारे बरामदे में आ गिरे थे। तो हमें उसे बताना नहीं चाहिए? क्यों? जो हमारे बरामदे में गिरा है वो हमारा है। जाओ, ये दोनों नारियल तोड़ के ले आओ। मैं ठंडा नारियल पानी पीने के लिए आतुर हो रहा हूँ। ये क्या है? ओ भगवान, ये तो सोने का सिक्का है। इस नारियल में तो एक सोने का सिक्का है। मुझे यकीन था कोई चमत्कार होगा। जल्दी दूसरा भी तोड़ो।
2 नारियल में 2 सोने के सिक्के। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि उस पेड़ के हर नारियल में सोने का सिक्का है। जरा सोचो तो सही, अगर हमें वो सारे सिक्के मिल जाएं, तो हम अमीर हो जाएंगे। तुम देखती जाओ भाग्यवान, उस मनु को कभी पता नहीं चलेगा कि इन नारियल में क्या है। तुम्हें अपने चालाक पति पर बहुत गर्व होगा। अरे मनु, कितनी अच्छी सुबह है ना? हाँ धानु, लगता है तुम्हारे नारियल पक गए हैं। क्या तुम इन्हें तोड़ने वाले हो? पता नहीं, अभी काम करने का मन नहीं है। धानु भाई, मुझे नहीं लगता ये इन नारियल को कभी तोड़ेंगे। आपको तो पता ही है कि मेरे पति कितने आलसी आदमी हैं। चिंता मत करो। वैसे हर कोई नारियल के इतने लंबे पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता। शायद उसे डर लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं तोड़ कर ला सकता हूँ। और हाँ, अगर तुम चाहो मैं बाजार जाकर बेच भी आता हूँ और पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम करोगे? हाँ बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं पूरा पेड़ खरीद लेता हूँ। हाँ, तुम इतना सोच क्यों रहे हो मनु? मैं तुम्हारी परेशानी भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। नहीं, मैं पेड़ नहीं बेचूंगा। माफ करना, मेरे दादाजी ने लगाया था, तुम तो जानते ही हो। खैर ठीक है, लेकिन ये नारियल तुम किसी को नहीं दोगे, ठीक है? अब इतना तो कर ही सकते हो। हाँ? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। चलो हाथ मिलाते हैं। इस तरह धानु और उसका परिवार आलसी मनु को लूटते रहे। धानु पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ कर लाता और उन्हें बाजार में बेचने का नाटक करता, लेकिन असल में वो उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता और सच में हर एक नारियल से सोने का सिक्का निकालता। और इस तरह मन्नू को धोखा देकर धानु और उसकी पत्नी अमीर होते चले गए। वो जादुई पेड़ नारियल देता गया, धानु उन्हें बेचता गया और उसका घर बड़ा होता चला गया और जल्द ही वो पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। दूसरी तरफ मनु, जिसे कोई अंदाजा नहीं था, कुछ रुपए कमाकर खुश था, जो उसे धानु से नारियल के बदले में मिलते थे। लेकिन मनु की बीवी बहुत समझदार थी। एक दिन धानु और उसकी बीवी इतने अमीर हो गए हैं, कैसे समझ नहीं आता। क्या पैसे आसमान से बरस रहे हैं? कड़ी मेहनत करता है। चलो भी, हमें दूसरे लोगों की किस्मत पे जलन नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी तरह की जलन नहीं है, लेकिन कौन सा काम? मैंने उसे कोई काम करते नहीं देखा, सिवाय हमारे नारियल बेचने के। और सच में अब वो बहुत अमीर हो गया है, तो फिर उसे हमारे नारियल बेचने की क्या जरूरत है? लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, नहीं? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। जब से उसने हमारे नारियल बेचने शुरू किए हैं, तभी से वो अमीर हुआ है। ये आलसीपना छोड़ो और जाकर देखो मनु। अरे, एक बार तुम्हारे दिमाग में अगर कोई बात बैठ गई तो भगवान भी उसे भुला नहीं सकता। ठीक है, आज रात चलकर देखते हैं। वो दोनों वहाँ हैं। चलो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। चुप रहो, सुनो। मुझे लगता है अब हमें एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए, इस गांव से बाहर, शहर के आसपास।
खरीद लेंगे, खरीद लेंगे। थोड़ा इंतजार करो मेरी रानी। पहले जाओ और जाकर नारियल लेकर आओ। जरा देखें तो सही कि आज हमने कितना कमाया है। ठीक है, तुमने देखा ये? हमारे नारियल में सोने के सिक्के हैं। यही तो मैं सोच रही थी कि ये ऐसे इतने अमीर कैसे बन गए। सच में? फिर तो ये सब हमारा है। मैं जाकर अभी देखता हूँ। धानु, धोखेबाज, तो इस तरह से तू अमीर बना है, मेरे नारियलों में से सोना चुराकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो मनु। मैंने सब देख लिया है। झूठ मत बोलो। तुम्हारी सारी दौलत मेरी है, धोखेबाज। बकवास बंद करो और मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैंने तुम्हारे नारियल खरीदे हैं, तो उसके अंदर जो कुछ भी है वह मेरा है। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। वो सारे सोने के सिक्के मेरे हैं। चिंता मत करो, तुम फिर से भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस रात उसने कठोर प्रार्थना की। काफी देर के बाद भगवान फिर से सामने आए। क्या हुआ मनु? मैं हमेशा इस तरह से नहीं आ सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। हे भगवान, आप मेरी मदद कीजिए। धानु मेरे सोने के सिक्के चुराता रहा है। मैं जानता हूँ, मैंने सब देखा है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारे आलसीपन के कारण हुआ है। जो हो गया सो हो गया। लेकिन भगवान। ठीक है, क्योंकि तुम एक भले आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम पूरी मेहनत से काम करोगे। वादा करता हूँ। तुम खुद अपने पेड़ों पर चढ़ोगे? हाँ भगवान, जरूर मैं करूँगा, लेकिन मैं उस चोर धानु को सबक सिखाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, वो एक धोखेबाज है, उसे अपने किए का फल जरूर मिलेगा। उस रात अब मनु मुझे अपने नारियल नहीं बेचेगा। अब से मुझे इन्हें चुराना पड़ेगा। भाग्यवान, जल्दी करो, मैं नारियल ले आया हूँ। जल्दी से तोड़ो इन्हें। यहाँ ले आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ नारियल में तो बिच्छू है। हे भगवान, भागो भाग्यवान, अरे भागो भागो। नहीं, ऐसा मत करो, हमें इन बिच्छुओं से बचाओ। मनु, मैं ऐसा क्यों करूं? ये सब तुम्हारे नारियल में थे। लेकिन तुमने तो कहा था कि नारियल के अंदर जो कुछ भी है वो तुम्हारा है ना? अलविदा धानु, बिच्छुओं के साथ मजे करो। धानु और उसकी बीवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बिच्छुओं ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन जब वो चले गए, उन्होंने मनु से जाकर माफी मांगी और उन्होंने अपनी दौलत को उनके साथ बांट लिया। दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे और जब उनके पास काफी धन हो गया, उन्होंने बाकी के सोने के सिक्के दूसरे गांव वालों में भी बांट दिए। नारियल का पेड़ जब तक रहा, उसके नारियल से सोने के सिक्के निकलते रहे। हजारों साल पहले एक ऋषि थे, ऋषि त्र्यंबक, जो वर्षों से एक ही पांव पर खड़े थे, साधना में। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। त्र्यंबक की वर्षों की भक्ति से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वो त्र्यंबक को वरदान देने पहुंचे। त्र्यंबक, आंखें खोलो पुत्र।
तुम्हारा तप पूरा हो चुका है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर। मांगो पुत्र, तुम्हें क्या वर चाहिए? गुरुदेव, मुझे धरती के बाहर यात्रा करनी है, चंद्र यात्रा। तथास्तु। ब्रह्मदेव ने त्र्यंबक को वरदान में एक ताम्रपत्र दिया। उस ताम्रपत्र पर 2 मंत्र लिखे हुए थे। पहला मंत्र तुम्हें चंद्र पर ले जाएगा और दूसरे मंत्र से तुम लौट आओगे। इन मंत्रों को संभाल कर रखना। जी गुरुदेव, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्मदेव त्र्यंबक को वरदान देकर चले गए। उनके जाते ही त्र्यंबक ने पहला मंत्र पढ़ा। ओम ओम नमः चंद्र यात्राए नमः। त्र्यंबक के मंत्र पढ़ते ही वो हवा में उड़ने लगा और तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगा। पल भर में वो आसमान के पार हो गया और सीधा चंद्र पर पहुंच गया। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म जी का नाम लेकर उसने चंद्र पर कदम रखा। वो पुलकित था। उसकी वर्षों की तपस्या का उसे फल मिल चुका था। चंद्र की सफेद मिट्टी छूकर वो खुश हो गया। गुरुदेव, आपकी रचना अपरंपार है। चंद्र धरती से कितना अलग है, सुंदर, सफेद और अद्भुत। त्र्यंबक चंद्र की खूबसूरती निहारते हुए चल रहा था। चलते चलते उसने पूरा चंद्र घूम लिया। उसकी इच्छा पूरी हो गई। गुरुदेव, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। धन्यवाद। अब मुझे वापस धरती पर लौट जाना चाहिए। त्र्यंबक ने ताम्रपत्र का दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ओम नमः पुनर्गमन यात्राए नमः। बोलते ही त्र्यंबक तेजी से चंद्र से धरती लोक की ओर उड़ने लगा। उसकी ये वापसी एक बुरे तांत्रिक वर्तक ने देखी। त्र्यंबक सीधा अपनी गुफा में पहुंचा। त्र्यंबक लौटकर बहुत खुश था। उसने वो ताम्रपत्र सुरक्षा हेतु गुफा की जमीन में गड्ढा करके छुपा दिया और फिर पहले की तरह आम जिंदगी जीने लगा। कुछ दिनों बाद तांत्रिक वर्तक त्र्यंबक को ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंचा। मैं जानता हूँ, तू ही है वो जिसने ब्रह्म को प्रसन्न करके मंत्र प्राप्त किया है, चंद्रमा पर जाने का मंत्र। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो मुझे वो ताम्र पात्र दे दे। नहीं दूंगा, चाहे तो मेरी जान ही क्यों ना ले ले। वो तो मैं ले ही लूंगा। वर्तक अपनी काली शक्तियों से त्र्यंबक पर प्रहार करता रहा, लेकिन त्र्यंबक ने उसे ताम्रपत्र नहीं दिया। त्र्यंबक लहूलुहान होकर मर गया। मुझे वो मंत्र चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। वर्तक ने सारी शक्तियां आजमा ली, पर उसे वो ताम्रपत्र नहीं मिला। कई वर्षों तक वो ताम्रपत्र ढूंढता रहा, पर वर्तक को कुछ न मिला। आज हजारों साल बाद एक चारवाहा विष्णु जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। ये जंगल मुझे हमेशा जाना पहचाना क्यों लगता है? कभी लगता है कि ये बदल गया है। ये ऐसी दृष्टि मुझे क्यों दिखाई देती है? विष्णु को हमेशा ऐसा लगता था कि इस जंगल से उसका कोई नाता है। एक दिन वही भटकते भटकते विष्णु गुफा की ओर आ गया। गुफा को देखकर उसे पुरानी यादें याद आने लगी। मैं तो इस जगह पर पहली बार आया हूँ, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सालों से इस जगह को जानता हूँ? विष्णु को ऐसे लग रहा था मानो वो गुफा उसे अंदर बुला रही हो। ये क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे अंदर बुला रहा है? कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं? विष्णु ने कुछ देर विचार किया, पर आखिर वो गुफा के भीतर चला ही गया। गुफा के भीतर जाते ही अपने आप मशालें जल गई। गुफा की दीवारों पर बनी तस्वीरें उसे दिखाई देने लगी और इन तस्वीरों से उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगा। विष्णु को अपनी एक पैर पर खड़े रहकर की हुई तपस्या याद आई। भगवान ब्रह्म के साक्षात दर्शन याद आए और वो ताम्रपत्र भी, जिसे वो चंद्र यात्रा पर गया था। विष्णु को सब कुछ याद आ गया था। मैंने उस जन्म में
वो ताम्र पात्र इस गुफा में छुपा दिया था। विष्णु उसी जगह खोदने लगा और कुछ देर खोदने के बाद उसे वो ताम्रपत्र मिल गया, जो देखकर विष्णु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विष्णु ने ताम्रपत्र अपने माथे पर लगाया। वर्तक, तू अब तक जिंदा है। ऋषि त्र्यंबक, अगर तुम्हारा पुनर्जन्म हो सकता है तो मेरा भी तो हो सकता है। उस जन्म में तुमने मुझे यह ताम्र पात्र नहीं दिया, पर इस जन्म में मैं इस ताम्र पात्र को पाकर ही रहूंगा। इससे पहले कि तांत्रिक भृगु अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करता, विष्णु ने वो चंद्र यात्रा का मंत्र मन ही मन में पढ़ना शुरू किया। ओम ओम नमः चंद्र यात्राए नमः। विष्णु के मंत्र पढ़ते ही वो बिजली की रफ्तार से उड़ पड़ा। वो गुफा को भेद कर आकाश की ओर बढ़ने लगा और आकाश को चीरता हुआ चंद्र पर जाकर पहुंचा। ओम ब्रह्मणे नमः। सब कुछ पहले जैसा ही हुआ। विष्णु ने चांद पर कदम रखा और चांद की सफेद मिट्टी को छुआ। विष्णु आज भी उतना ही पुलकित और खुश था। ये उसकी दूसरी चंद्र यात्रा थी। गुरुदेव, अद्भुत रचना है आपकी। चंद्र की खूबसूरती ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया था, इसलिए मैंने वर्षों तक साधना करके ये मंत्र वरदान में प्राप्त किया था। पर शायद इस ताम्र पात्र को धरती पर रखना घातक है। मुझे ये ताम्र पात्र ब्रह्मांड में ही छोड़ देना चाहिए। चांद की सतह पर खड़े होकर विष्णु ने ब्रह्मदेव का नाम लिया और वो ताम्रपत्र अपने हाथों से छोड़ दिया। ताम्रपत्र अंधकार में गायब हो गया। ओम ब्रह्मणे नमः। एक बार फिर विष्णु ने चंद्र यात्रा की और जब उसका मन भर गया, ओम ओम नमः पुनर्गमन यात्राए नमः। विष्णु के मंत्र पढ़ते ही वो बिजली की रफ्तार से धरती की ओर उड़ने लगा। पिछली बार की तरह इस बार भी वो जंगल में पहुंचा। तांत्रिक भृगु विष्णु की तलाश में जंगलों में भटक रहा था। तू लौट आया? ला वो ताम्र पात्र मुझे दे दे। हंस क्यों रहा है? वो ताम्र पात्र मुझे दे दे। इस जन्म में तो क्या, तुम्हें किसी जन्म में वो ताम्र पात्र नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उस ताम्र पात्र को ब्रह्मांड के अनंत अंधकार में फेंक दिया है। नहीं! ये सुनकर तांत्रिक भृगु बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी काली शक्तियों से विष्णु के टुकड़े टुकड़े कर दिए। विष्णु के मरते ही उसकी आत्मा आजाद हो गई। चांद की यात्रा करने का सुख सिर्फ मेरे नसीब में था। तू कभी चांद तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। विष्णु की आत्मा खुशी खुशी मुक्त हो गई और तांत्रिक भृगु गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी ही जान ले ली। तांत्रिक भृगु कभी भी चांद तक नहीं पहुंच पाया। अच्छाई ने बुराई पर मात किया। रमेशपुरम के छोटे से गांव में नीरज रहा करता था और हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखा करता था। नीरज छाते बेचने और बनाने का काम करता था, इसीलिए उसका मुनाफा सिर्फ बरसात के समय ही होता था। पता नहीं क्यों कोई दुकान पर आ ही नहीं रहा। ना जाने कैसे लोगों से इस दुनिया में पाला पड़ा है। कम से कम मेरा भला तो करे। अरे क्यों चिंता करते हो जी, मैं हूँ ना, तुम उसकी बिल्कुल चिंता ना करो। जब तक हमारा ये छतरी का व्यापार नहीं चलेगा, मैं दूसरों के यहाँ काम करके अपना घर चला लूंगी। मैं क्या करूं भाग्यवान, मुझे अच्छा नहीं लगता तुमसे काम करवाना। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही नीरज अपना घर चलाया करता था, तो कभी दूसरों के यहाँ काम करके रमेशपुरम गांव में कई सारी तकलीफें ऐसी ही होने लगी थी। इस गांव की हालत बहुत खराब होती जा रही है। हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कल ही अचानक कितनी तेज धूप हो गई। हाँ, और आज सुबह बारिश हो रही थी। इसी खराब मौसम के चलते मेरे बच्चे बीमार हो गए। मैं वैद्य जी का कब से इंतजार कर रही हूँ कि कब वो आएंगे और गांव के लोगों का इलाज करेंगे।
गांव वाले बदलते मौसम की वजह से बीमार हो रहे थे। चारों तरफ बारिश की अफरा तफरी थी। तब वहाँ पर वैद्य जी आए और उनसे कहने लगे, इस गांव में जब भी आओ घटनाएं हो चुकी होती हैं। ये सब कुछ उस बुढ़िया के श्राप की वजह से हुआ है। खैर, मुझे इन गांव वालों के आपसी मसलों में नहीं पड़ना।